Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the participants on behalf of Pakistan Academy of Family Physicians. Our today's topic is very important topic, especially for family physicians, that is childhood immunization. But before we start the proceeding, I'll request Dr. Rauf Saab to please recite a few verses. Bashir Saab aate hain, chalo Bashir Saab ko لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah Bashir Saab. Jazakallah. We are lucky that we have with us a very senior pediatrician, Professor Humayun Iqbal. He has very kindly accepted our invitation to enlighten us on the topic of immunization. We are grateful to you, sir. And I'll request him to please come and deliver the talk. Bismillahirrahmanirrahim. It is certainly a pleasure and honor for me to be here talking to you all. Previously, this used to be a very regular feature, but somehow regular feature of as a junior pediatrician used to be involved in. So I would certainly like जो इसलिए नहीं कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से और ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ. वो जो अभी सर से भी बात हो रही थी कि जो गुलकार होता है ना, उसको उसकी जो फीड उसको मतलब जो प्लेजर मिलता है ना, वो ऑडियंस से मिलता है, तालियों से ऑडियंस से मिलता है. जितनी अच्छी रिस्पांस फैमिली फिजिशियन से होती है किसी फोरम पे आके बात करने की, उतनी मादर के साथ अगर कोई पीडियाट्रिशियन में बैठा है तो वो नहीं होती है. सो वो इसलिए अच्छा लगता है वो करने के लिए. अब ये टॉपिक है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन. This immunization is in fact a whole field in itself. Talking to you or anybody in a limited time about whole of the immunization, its basis, it's not possible. So I'll remain very practical. We'll talk about the vaccine schedules that are available here. Some of the vaccines are not available at the moment, but they used to be and would be available inshallah, as I was told, in this year inshallah. And these are also important. This might take a little long time. जब आपको की बस हो जाए तो मुझे बस कर दें, मैं रुक जाऊंगा, मैं दोबारा आ जाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, मैं वैसे वो कह रहा हूँ ना, ये ना हो कि दिल च मैनू गाला काट रहे हो कि बंदा चुप ही नहीं करता, सो इसलिए वो करेंगे. तो ये चीज़ें, और मुझे यकीन है कि आपको मुझसे ज़्यादा पता है. हम सिर्फ इसको रिवाइज़ करेंगे. मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. और ये जो है वैक्सीनोलॉजी, इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है. इसके अंदर एक से ज़्यादा रास्ते हैं. सो इसलिए ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बात बताऊं वो दैट इज़ द फाइनल. मेरा जो बेसिस है वो मैं अभी आपको बता देता हूं. ये पाकिस्तान का EPA शेड्यूल है, complemented by which I personally think is a very comprehensive schedule is by American Academy of Pediatrics, which is also adopted by other agencies in US, and that is a very comprehensive. The guidelines are the latest guidelines, which is as late as 2018. 2019 की गाइडलाइंस अभी नहीं आई हैं, वो मार्च अप्रैल के बाद जाके वो अपलोड होंगी. तो ये लेटेस्ट गाइडलाइन है. हम इसमें से चलेंगे, देखेंगे क्या वैक्सीन्स हैं और उनके कैसे हमने उनको एडमिनिस्टर करना है शेड्यूल वाइज. और शुरू में आपको मैं EPA शेड्यूल भी बता दूंगा. एक्चुअल शेड्यूल जो आप अडॉप्ट करना चाहेंगे वो आपने खुद डिवाइस करना है. और वैक्सीन देने में एक बहुत बड़ा इशू होता है
जो स्पेशली हमारी कंट्री में होता है और बाकी मुल्कों में भी होता है, इवन यूएस में भी होता है, वो होता है कैचअप शेड्यूल। पेशेंट आता है, बच्चा लेके आपके पास, मरीज़ माँ आएगी, बाप आएगा कि जी डॉक्टर साहब इसको टीका तो कोई लगा नहीं है अभी तक, उम्र है इसकी 4 साल, तो इसको हम कहते हैं कि वैक्सीनेट करें। वो असल इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो रेगुलर शेड्यूल है वो तो आप को उठा लिया आपने, वहाँ पे बैठ के आपने डिवाइस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप करेंगे और वो हम इसमें देखेंगे। सो जो पहली चीज़ है, ये पहली जो स्लाइड है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए है और सोचने के लिए, इसलिए कि ये बात मैं आजकल सोच रहा हूँ, कभी जब मेरी उम्र का, मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है बाद का मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ये कुछ ख्याल एक मुझे आता है, ये मैं आपसे सिर्फ फूड फॉर थॉट है, और बाद में आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा इसके बारे में अलहदा कभी इंडिविजुअली। और ये है कि आपके पास आता है पेशेंट, सेज मदर सेज डॉक्टर प्लीज़ vaccinate my child, and then ask how much does it cost, and you tell the price. How much? So much price. So वो ये कहाँ ये एथिकल, एक वो हम आरवी, ये एक प्लाटू था जो कि पुराना एक इसने फिजिशियन था, उसने कहा है, so tell me this physician of whom you are just speaking, is he a money maker, an earner of fee, or a healer of the sick child? So are we healers, are we money makers, or I don't know. Sometimes this thing hits me, but I can't stop myself taking fee from my patients. So this is an opinion, no need for discussion. This is some later on when you please guide me with your opinion. ठीक है, तो ये एक वैसे एक बात थी। 2 टर्म्स हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन शेड्यूल, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन एंड व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? आसान बात ये जो इसके अंदर लिखी हुई है। वैक्सीनेशन इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग वैक्सीन, इंजेक्शन, ओरल, इंटरनेजल भी होती है कुछ मुल्कों में, दैट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच immunity is developed against a disease by either vaccination or by other means as well. So वो हम उसके, so ये दोनों अगरचे these 2 terms are interchangeably used. We say vaccination schedule, we say immunization schedule, and but precisely speaking, this is what is there. There are different types of vaccines. We won't go in details of these types, which is beyond the scope of today's talk. Live attenuated होती हैं, these are both viral and bacterial. The bacterial most important is BCG vaccine, Bacillus calmette guerin, जो कि सबसे पहली live attenuated vaccine थी, और ये जो tuberculosis की प्रिवेंशन के लिए थी, और ये जो ट्यूबरक्लोसिस का वो ऑर्गेनिज़म जो कि काउस के अंदर करता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, उसको एटेनुएट करके वो की थी। और फिर वायरसेस की बहुत ज़्यादा बेवहा टाइप्स हैं, जो क्योंकि वायरस को विरुलेंस उसकी ख़त्म कर दी गई, लेकिन उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बाकी रहे। वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो डिज़ीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो हो गया एटेनुएशन। इसका अपना एक प्रोसेस होता है, वो कैसे करते हैं वो हम उसमें वो करते हैं कि एक ही वायरस को अगर री इन्फेक्ट उसको एक ऑर्गेनिज्म गुजार के दोबारा ऑर्गेनिज्म से गुजारें, वो अल्टीमेटली अपनी विरुलेंस ख़त्म कर देता है, और वो फिर वो होता है। सो उसके बाद होती हैं किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, बोथ इन बैक्टीरिया बोथ एंड इन वायरसेस एज वेल। सो कुछ ऐसी होती है जिसमें कि आपने वायरस और बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करा, और जो सबसे पहली चीज़ जिसको आजकल तो बहुत सारी है, वो फॉर्मलिन थी, जिसके अंदर वो किया गया था। आप याद है एनाटमी में जब आपने किया होगा, तो फॉर्मलिन से आप वो एटेनुएट होता है, टू वीकन, टू रिड्यूस। इनएक्टिवेट इज़ टू उसका एक्टिविटी ख़त्म कर दी। Live attenuated, it is live and it is weakened
that is, it is not able to produce in normal circumstances a disease. Inactivated is a killed vaccine. It is not live. That is live and that is killed. ये दोनों में फ़र्क है. और फिर है toxide. There are certain organisms, namely there is a bacteria, produce disease because of the toxins they liberate. So immunity against those toxins by reducing the, again, disease producing virulence of those toxins. So what they, and then there are sub unit and conjugate vaccines and recombinant vaccines, which are taken from a component of the organism, or that component of the organism is genetically made, or it is joined with another substance to increase its immunogenicity. ठीक है, आपने उसको कंपोनेंट तो ले लिया, लेकिन अकेले वो इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो उसको किसी और चीज़ के साथ लगा दिया. सो ये एक ब्रीफली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स हैं. सो ये दिस इज़ ऑल एकेडमिक, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल. सो वी आर following expanded program of immunization or EPI. What is EPI? What expands in EPI? As you are all aware of that the first disease that was eradicated from the face of this earth by vaccination was smallpox. ठीक है? So that was a success of mankind, and in early 70s it was actually eradicated. कुछ केसेस होते थे, कोई सोमालिया के अंदर हो रहा है, कोई इधर उधर, वो केसेस होते थे. तो अर्ली 70s में ही WHO और जो वर्ल्ड हेल्थ मैनेजर्स थे, दे रियलाइज के वी हैव अ पावर टू कंट्रोल अ डिजीज़, टू रिमूव अ डिजीज़, सो व्हाई नॉट डू इट अगेंस्ट अदर डिजीज़. सो मिड 70s के अंदर ये प्रोग्राम जो था वो लॉन्च हुआ, और इट इज़ बोथ, इट इज़ सेड एक्सपेंडेड बिकॉज इट इज़ एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ डिजीज़ेस, it is also expanding over its coverage. So expand करने का दोनों के लिए लफ्ज़ यूज़ किया गया. नंबर ऑफ़ डिजीज़ेस जो शुरू हुई वो 6 डिजीज़ेस पे थे, अब बहुत सारी डिजीज़ेस में कवर होती हैं, कुछ मुल्कों में ज़्यादा, कुछ में कम है, और इसकी कवरेज भी एक्सपैंड कर रही. सो दिस इज़ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन. और जो पाकिस्तान का है उसकी हिस्ट्री, दिस इज़ फ्रॉम वेबसाइट ऑफ EPI पाकिस्तान जो उसकी है. तो ये अगर आप देखें तो 1976 से शुरू हुआ. 6 बीमारियों में जब हम पढ़ते थे तो 6 बीमारियाँ TB, डिफ्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मीज़ल्स जो थी, ये बीमारियाँ थीं. और फिर बीमारियाँ ऐड होती गई. पहले हेपेटाइटिस B ऐड किया, फिर उसके बाद इसमें न्यूमोकॉकल किया, फिर उसके बाद रोटा वो किया. ये तो उसी का ही पार्ट है. तो ये इस तरीके से इसकी एवोल्यूशन हुआ. सो ये है एक्सपेंडेड प्रोग्राम. दिस इज़ अगेन एन एकेडमिक स्लाइड, nothing to remember about, just to show that we have passed through various phases. This is the current EPI schedule of Pakistan, followed in Punjab. This is not followed throughout Pakistan. ठीक है? So we are ahead of other provinces in this. You will have a handout जिसके अंदर ये दिया हुआ शेड्यूल. सर आपके हैंडआउट में होगा, तो रंगीन देखना है तो फिर आप देख लीजिए कलर. ठीक, वो मैं उससे आपको बताता हूँ. उसमें जो इसके अंदर बर्थ के ऊपर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है BCG देते हैं, OPV देते हैं, और अगर विद इन 24 आवर्स वो कहते हैं, लेकिन 72 आवर्स तक एक्सटेंड कर लेते हैं हेपेटाइटिस B. अगर इससे लेट हो जाए फिर हेपेटाइटिस B नहीं देते. ठीक है, ये क्यों वगैरह पे हम नहीं जाएंगे. दिस इज़ द शेड्यूल दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, ये गवर्नमेंट का शेड्यूल है. नहीं BCG वो हम उस पे आएंगे, वो सारी चीज़ों पे आएंगे. जो शेड्यूल है नहीं वो आगे मिलता रहेगा ना, आगे मिलता रहेगा. जो बर्थ 0 डोज है वो नहीं देते.
क्योंकि वो उसका रीज़न ये है कि ये मकसद जो होता है ना ज़ीरो डोज़ का, ये वो होता है जो मैटरनल फीडर ट्रांसमिशन को एड्रेस करता है, और अगर हम उसे लेट कर देते हैं तो उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो आप रेगुलर शेड्यूल दें, क्योंकि इसकी अपनी इम्यूनोजेनिसिटी अच्छी नहीं होती। फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स, ये 6, 10, 14 जो है ना, ये है हाई प्रेवलेंट कंट्रीज़ के लिए, इसलिए पाकिस्तान में 6, 10, 14 हफ्ते है। लो प्रेवलेंट कंट्रीज़ में 2, 3, 4 मंथ्स, और बिल्कुल लो प्रेवलेंट कंट्रीज़ में 2, 4, 6 मंथ्स। ठीक है, चूँकि हम हाई प्रेवलेंट कंट्रीज़ हैं इन बीमारियों के लिए, इसमें ये है। इसके अंदर ओरल पोलियो, रोटा वायरस, न्यूमोकॉकल, और एक ये पेंटावेलेंट है जिसके ने 5 DPT, हिब, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड हेपेटाइटिस बी, ये 5 वैक्सीन हैं इसके अंदर, इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। जो ऊपर लिखी हुई है वो सारी इसमें आ जाती है ना, वो लहदा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो पेंटा के अंदर हो गई 5, तो एक्चुअली 5 और 3, 8 वैक्सीन जा रही हैं, सही है। 10 हफ्ते के ऊपर भी यही रिपीट होता है। 14 हफ्ते में फ़र्क हो जाता है। 14 हफ्ते के अंदर 2 फ़र्क हो रहे हैं। एक तो रोटा वायरस निकल गया उसमें, ये सॉरी ये मेरे PA साहब ने कहा, ये प्लीज़ उसमें ठीक कर लीजिएगा, ये रोटा उसमें नहीं है, वो जज्बात में लग गया है, ठीक है। और 2 टाइप की होती है। नहीं, वो पाकिस्तान में एक ही, पाकिस्तान में एक ही टाइप होती है। हाँ, वो रोटा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। रोटा की दो होती हैं, शॉर्ट्स होती हैं, 2 काफ़ी होती हैं। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है रोटा 3। हाँ, इसकी जगह कुछ और था जो कि अल्लाह के बंदे ने नहीं लिखा, वो है IPV। यहाँ इसको सही कर लीजिएगा जब आपको हैंडआउट्स मिलेगा। IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। पेंटा में नहीं होता? नहीं, पेंटा में नहीं है, हेक्सा में होती है, ठीक है, पेंटा में नहीं होता। ये करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। और उसके बाद 9वें महीने पे मीज़ल्स की, 15वें महीने पे मीज़ल्स की, और 4 साल पे ये जो है ये भी बाकी प्रोविंसेस ने शुरू किया, जो 4 साल पे। हाँ जी, जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है उसमें कोई MMR नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है वो मम्प्स को कवर नहीं करते और जर्मन मीजल्स को भी नहीं, वो नहीं करते। सो ये 4 साल पे DTP, जिसको केले, और इसके अंदर साथ पोलियो नहीं है। हम आएंगे एक वैक्सीन पे आएंगे। DTP और DPT एक ही चीज़ है वो। हम ट्रेडिशनली DPT कहा करते थे, अब DTP कहा जाता है, चूँकि जिस से हमने भीख मांगी है उसने कहा है कि इसको DTP कहें, तो हम इसको DTP कह रहे हैं, ठीक है। हम भीख मांग के देते हैं ना वो, क्योंकि बच्चे हमने उधार मांगे हैं इंडिया से। मांगनी पड़ती है सर, नहीं, इंडिया से मांगे हैं ना, ये हमारे बच्चे थोड़ी हैं, तो इसलिए वो हम इंडिया से बच्चे मांग के, अमेरिका से बिल गेट्स के, जिसको कहते हैं हम यहूदी है, उसको यहूदियों से हम वो मंगा के हमारा इस्लाम ताज़ा हो जाता है। ये WHO वाले देते हैं या गावी जो एक होती है, बिल गेट एसोसिएशन गावी को देता है। गावी जो है ना, वो ग्लोबल इनिशिएटिव और ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट वैक्सीनों पर, इस तरह करके नाम है, ये उसी की सब्सिडरी है WHO को, ठीक है। ये यहाँ DTP जो है, DTP DPT एक ही चीज़ है, वो एक सेम ही है। तो ये फर्स्ट टाइम लगना है बच्चे को? नहीं, ये इसके अंदर है ना, ये बूस्टर डोज इसमें है, बूस्टर है, इसमें है, ठीक है ना, बूस्टर डोज है, बूस्टर डोज है 4 साल में। डिप्थीरिया, टेटनस, परटूसिस, तीनों तो वो पहले भी लग चुकी हैं। मैं को बात कर लूँ लंबी बात, फिर कहोगे जी टाइम बहुत ज़्यादा कर लेता है, कर ला, कर ले। मैं ऐसी बातें भी हो जाए ना साथ। असल में हम जद्दी पुश्ती विकारी हैं, तो पहले जब वैक्सीन EPI प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो EPI प्रोग्राम हमें USAID दिया करता था। तो 1992 ने USAID ने हाथ झाड़े, उन्होंने कहा जी कि आपके बच्चे आपकी वैक्सीन खुद करें, वैक्सीन साढ़े पीछे क्यों पे हो। तो वो जब इनको इनके तोते, मैना, चिड़ियाँ सारी उड़ गई 1992 में, तो इन्होंने कहा कि तब वैक्सीन का शेड्यूल होता था पहले साल 18 महीने और 5 साल। तो
तो इन्होंने कहा जी कि हम ये देते हैं 1 साल तक बच्चे को, उसके बाद हम इनको कहेंगे जी आगे कोई ज़रूरत नहीं है वैक्सीन देने की, और वो जाने बच्चे जाने उसके बाद क्या हो कि वही सारी बीमारियां जो कि कंट्रोल हो गई थी, उनकी रिसर्जेंस शुरू हो गई है। उनकी रिसर्जेंस जब हुई तो एक्चुअल हेल्थ बजट, हेल्थ के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया। फिर किसी ने कोई हमारे जैसे कोई लोग थे, उन्होंने उनको मत देने की कोशिश की कि कुछ तो करें ना आप, वरना तो ये सारी बीमारियाँ वापस आ जाएंगी, आपको नुकसान होगा। तो ये है इसकी बैकग्राउंड। दे रहे हैं जी अब पंजाब में दे रहे हैं, बूस्टर दे रहे हैं कुछ सेंटर्स। लास्ट जी लास्ट 4 ईयर्स का, ठीक है। ये अमेरिकन शेड्यूल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको वो कर लेते हैं। ये एक स्लाइड है, इस पर ज़रा गौर कर लीजिए। वैक्सीन हम लगाते हैं, उसके अंदर वैक्सीन ओरल हो सकती है या इंजेक्टेबल हो सकती है। इंजेक्शन देने के 3 तरीके जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स के लिए हैं। सबसे पहला है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर के लिए आपने नीडल जो है वो रखनी है, वर्टिकल रखनी है 90 डिग्रीज़ के ऊपर, और आपने मसल में पहुंचना है, क्योंकि जो साइट ऑफ इंजेक्शन है, प्लीज़ याद रखिए, ग्लूटियल रीजन नहीं है। ग्लूटियल रीजन साइट है, यहाँ पे जो वैक्सीन लगती है वो हम भी लगाया करते थे, मैं खुद लगाया करता था। यहाँ पे जो वैक्सीन लगती है वो कम इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, वो फैट में जाती है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। दूसरी चीज़, मैं ये पंजाब की जो पोलियो की एक है एडवाइजरी कमेटी, उसको भी चेयर करता हूँ, और हम हर वो रिव्यू करते हैं जो केसेस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के आ रहे हैं। आपको पता है सबसे बड़ा एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के अगर 100 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके अंदर से 90 केसेस क्या हैं? ट्रोमेटिक न्यूराइटिस। और ट्रोमेटिक न्यूराइटिस वो यहाँ इंजेक्शन लगा के होता है, ठीक है। तो ये ग्लूटियल रीजन के अंदर इंजेक्शन लगाना बंद कर दें। और जो भी आपका कर, द सेफेस्ट प्लेस इन अ चाइल्ड इज़ लैटरल साइड ऑफ थाई। कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसको कि आप इंजर कर सकेंगे। सबसे सेफ इलियोटिबल ट्रैक को इंजेक्शन तो कुछ नहीं होगा ना, ट्रैक मतलब उसमें मसल तो ऊपर रहेगा और ट्रैक नीचे है, और फिर नहीं, आप लैटरल वास्टस लैटरलिस में आएगा ना, लैटरल साइड में तो इलियोटिबल ट्रैक नहीं है ना, वो तो फ्रंट में है। वो तो बड़े आप जज्बात में आके इलियोटिबल ट्रैक की तरफ जाएंगे ना, तो इधर से डॉक्टर साहब सर्जरी का वो जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो वो नहीं है। अच्छा जी, तो दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस। और यहाँ ये वैक्सीन के लिए डेल्टॉइड इज़ द सेफेस्ट, इज़ सेफ प्लेस रिलेटिवली। और जो बड़े बच्चे हैं उनको डेल्टॉइड पे आप लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को यहाँ पे लगा सकते हैं। बड़ों को अगर आपने यहाँ पे लगाना है तो यू शुड मेक श्योर दैट द लेंथ ऑफ द नीडल इज सच दैट इट पासिस थ्रू द फैट, गोज इनटू द मसल, ठीक है। सो लंबी, अगर आप कभी देखेंगे ना ये जो कंबाइंड वैक्सीन के सिरिंज पैक आते हैं, तो उन्होंने 2 नीडल्स उसमें दी होती हैं, एक छोटी नीडल होती है, एक बड़ी, और बड़ी नीडल इतनी लंबी होती है। ड्रॉ करने के लिए नहीं सर, बड़ी नीडल होती है, वो जब आप लगा दिए तो ड्रॉ कर लिए। बड़ी नीडल होती है बड़े बच्चों को, ताकि वो मसल्स के अंदर पहुँचे, ठीक है, तो वो उसका होता है। आप सिर्फ वैक्सीन का फरमा रहे हैं या तमाम टीके ग्लूटियल नहीं लगा? सर ग्लूटियल रीजन इज नॉट अ सेफ रीजन टू गिव इंजेक्शन। एडल्ट्स में सर वो जो है ना, इसलिए कि जो लगाने वाला, आपने अपने नर्स को, अपने डिस्पेंसर को आके जाके यार ये लगा दो, आप हर इंजेक्शन तो खुद तो नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसने वो 4 क्वाड्रेंट है ना, उसने वो क्वाड्रेंट मिस किया, और वो हाँ वो आएगा पेशेंट है ना, वो फिर भी हस्पताल की नर्सेज से ये गलती होती है जो वो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% जो ट्रोमेटिक न्यूराइटिस आ रहा है, और सबसे बड़ा जो पंजाब के अंदर जिससे रिपोर्ट आता है, हम जो इसको हम रिव्यू करते हैं, वो फैसलाबाद रीजन में। उसे लगता है हर बंदा जो गुजर जाए डॉक्टर को लो फट के उन्हें टीका ला देता, ठीक है। तो वो ज़रा इसको कर लीजिएगा। सर ये सिरिंज कौन सी होनी चाहिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं? सिरिंज से क्या मुराद आपकी? मतलब उसकी लेंथ, उसका गेज और कंपनी। देखिए जी, ये तो कोई
मतलब दिस इज़ ऑल एनी सिरिंज which is sterile, proper sterile can be given. उसके अंदर सर ये जो जितनी मार्केट की सिरिंजें सारी पहुंच जाती हैं, जितने सिरिंज पैक्स हैं वो उनके सारे पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी वो आपने देखना, आपकी स्वाबदीद है कि इंसुलिन सिरिंज छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों। Sir, the question was that whether this is true only for the vaccine or for all antibiotics we should not give in the gluteal. Sir, as far as I am concerned, all injections in intragluteal should be avoided. For gluteal. For हाँ जी सवाई कुछ इंजेक्शन के, जैसे कि आप ने पेनिड्योर एले देना है, वो आप शायद ग्लूटेलिजन के अंदर बोल रहे हैं। जैसे वोल्टर वगैरह वो क्लेम कहते हैं कि ऑयल बेस्ड नहीं, अगर प्रॉपर प्लेस पे दिए, अगर वो ऊपर हाँ जी कोई हर्ज नहीं है। वैक्सीन के बारे में बता रहा हूँ, वैक्सीन आपने इसलिए देनी हो कि जब आप अपर आउटर कॉन्ड्रेट में जाते हैं ना, इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ नॉट इंट्रामस्कुलर, इट इज़ इन द सबक्यूटेनियस। बहुत थिक, आप तो सर्जन हैं, आपको पता होगा कितना थिक होता है उसके अंदर, ठीक है। सबक्यूटेनियस के लिए आप 45 डिग्रीज के एंगल पे आते हैं, और बहुत सारी जो सबक्यूटेनियस वैक्सीन है दे कैन बी गिवन इंट्रामस्कुलर। सो वो जहाँ पे सबक्यूटेनियस लिखा है, अगर वो इंट्रामस्कुलर जाए तो कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और जो चंद वैक्सीन हैं जो कि इंट्राडर्मल, अदर एक ही वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल दी जाती है, BCG, वो आगे भी दिखाऊंगा। उसके लिए बिल्कुल 15-20 दर्जे का एंगल है, उससे आपने स्किन में एंटर होना है। So the first vaccine is BCG, Bacillus calmette-guerin. This vaccine is live attenuated vaccine. The dose is 0.05 ml up to 1 year of age and 0.1 ml after that. ये चेंज हो गया हुआ है, पहले कुछ और था। So ये देख लीजिए कि जो पुराना था तो ये 0.1 नहीं था पहले था 0.05 14 दिन तक, और 14 दिन के बाद 0.1। अब जो करंट है वो 0.05 1 साल तक, और 1 साल के बाद 0.1 है। और ये दिया जाता है इंट्राडर्मल ओवर राइट डेल्टॉइड। जो पुराने लोग को वो लेफ़्ट डेल्टॉइड में देते थे, अब राइट में, राइट ये नहीं होता कि राइट में, राइट इसलिए दिया जाता है कि जब आपने चेक करना होता है कि इसको BCG टेकअप हुआ है, तो उसके अंदर किसी एम्बिग्विटी को वो करने के लिए तो आप राइट डेल्टॉइड को पहले चेक करते हैं। सो ये देना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? रीजनल लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो फिर उसके बाद और भी, जैसे सेपरेटिव लिम्फेडेनाइटिस, चेस्ट वॉल कैप्सिस, बोन की इन्फेक्शन और डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन, दीज अकर वेरी रेयरली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बेबीज़ और बॉर्न इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो वो रेयर डिजीज़ होती हैं। तो उसके अंदर क्योंकि देते हैं आप न्यू बॉर्न के अंदर है, बड़े बच्चों में न्यू बॉर्न में एक्सट्रीमली स्वाई लोकल जो एग्जैजरेटेड रिएक्शन के, जितनी एज ज़्यादा होगी उसके अंदर उसमें कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा है। और जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी वो ये है कि इफ़ देयर इज़ ऑलरेडी ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन, अच्छा मैं क्या कोई मेरा नकल उतार रहा है आई एम जस्ट जोकिंग। तो जो जितना ये ज़्यादा होता, पता नहीं क्या बात कर रहा था, हम कह रहे थे कि अगर पहले वो इन्फेक्टेड, हाँ, अगर उसमें ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है तो इसकी रिस्पांस एक्सेजरेटेड होता है, उसको एक्सेलरेटेड BCG रिस्पांस बोलते हैं। और उसके अंदर वो कितना सर मैं आ गया। तो ये BCG वैक्सीन है, और अगर आप देखें तो हमने इस्लामी जमहूरिया इंडिया से ये मंगवाई हुई है, ये ठीक है ना। ये जो है ना WHO भी वहाँ से ही इसको लेके बनाता है। ये दिस इज़ अ 10 डोज वायल। इसकी एक जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है तो 6 आवर्स के अंदर आपने 10 डोजेज़ देनी है। इसीलिए जब आप गवर्नमेंट के सेंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे दिन वो रखे होते हैं कि इस फलाने दिन आना है, और हम में से कुछ लोग जो हैं वो उसको बना के रख लेते हैं, और
सन 1920 से लेके सन 2000 जो है ना 19 तक उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसके अंदर जो है ना, हाँ जी, इसको आपने एक लगा दी ना, फिर आपको ज़ाया होगी वो, क्योंकि 6 मरीज़ आपके पास आए हैं उसी वक्त। कितनी देर में वो यूज़ कर सकते 6 आवर्स, 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर्स प्रॉब्ली, प्रोवाइडेड इट इज़ रेफ्रिजरेटेड। अच्छा, लगा के रख दो। हाँ, लगा के वापस फ्रिज में रखेंगे, ठीक है, ये इसका तरीका है। और इसके अंदर आप देखेंगे जब आप इंट्राडर्मल बिल्कुल आप स्किन के साथ आप जाएंगे, तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक वाइटिश एरिया बनेगा, और फिर उसके बाद ये आगे जो है ये स्टेजेस एरिथीमा, अल्सर, क्रस्ट, और ये 4 से 6 हफ्ते के अंदर लेता है। सबसे पहले यहाँ वाइट लंप बनता है, फिर रेड स्पॉट, स्मॉल सी स्वेलिंग बनती है, 2-4 हफ्ते रहती है, वो पस्ट्यूल बन जाता है, और वो पस्ट्यूल जो है वो इरप्ट करता है, और वहाँ पे एक अल्सर बनता है, और वो स्कार बनता है जाके 2-3 महीने में। ये जब भी BCG लगाएं ये पेरेंट को ज़रूर बताएं, वरना वो दूसरे डॉक्टर को जो है ना, मेरा टीका लगा डॉक्टर साहब को जाके आएगा, जो डॉक्टर ने मतलब बच्चे का काम ख़राब कर देता है, तो टीका ला ऐसी गड़बड़ हो गई सारी, ठीक है। ये चीज़ें ना बने तो इसका मतलब जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। ये इनिशियल ये जाके उसका स्कार है, और ये है एक्सीलेटेड BCG, जो कि अगर पहले हुआ, यही जो स्टेप्स हैं ये बजाय हफ्तों के अगर चंद दिनों में हो जाए, दैट इज़ एक्सीलेटेड BCG रिस्पॉन्स, एक्सैजरेटेड। अब इफ स्कार इज़ नॉट फॉर्म्ड, that does not mean that the child is not immunized. The size of scar also does not determine whether there is immunity or not. If there is scar, that means the child is immunized. If there is no scar, then if the child is in a high risk situation where there is a contact of tuberculosis, then you can get a Mantoux test done, and if the Mantoux test is negative, then you can revaccinate. So absence of scar does not indicate that there is lack of immunity. After 3 months? After 3 months. तो हम इंसियन ड्रेनेज करें? नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना, लेट इट बी। नहीं, ऐसे रहने दें। हाँ, ऐसे ये खुद ही हील करता है। सर जरा रिपीट कर दें, मांटूस का आपने क्या फरमाया? मांटूस की गुजारिश ये की है कि अगर ये स्कार जो है नहीं डेवलप होता, एंड द चाइल्ड इज़ इन अ हाई रिस्क सिचुएशन वेयर इन अ फैमिली यू हैव tuberculosis, a patient with open tuberculosis, especially if it is MDR, then you can revaccinate the child after getting Mantoux test done. और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि Mantoux टेस्ट जब ये लगाएंगे 3 महीने के बाद जाके पॉजिटिव होगा, सो वो ऑब्वियसली वो सिचुएशन 3 महीने के बाद ही आएगी, इसलिए सो एंड इफ दैट Mantoux टेस्ट इज नेगेटिव देन यू वैक्सीनेट। लेकिन सर अगर फॉल्स पॉजिटिव हो गया जी, Mantoux टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी तो होता है। फॉल्स पॉजिटिव Mantoux टेस्ट होगा तो वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो हमें भी डोंट नो ना। लेकिन नेगेटिव नहीं, अगर Mantoux पॉजिटिव आ गया, फॉल्स पॉजिटिव तो एकेडमिक होगा ना, वो तो हमें इन रिट्रोस्पेक्ट पता लगेगा ना। फॉल्स पॉजिटिव किसे कहते हैं कि इफ़ नेगेटिव लेकिन पॉजिटिव। हाँ, तो वो तो आपके पास कोई तरीका नहीं है ना उसको मालूम करने का। if the test is positive, that you get a reaction, then you consider that as positive. फिर उसको दोबारा वैक्सीन करना पड़ेगा। फिर दोबारा वैक्सीन अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है जी। अब इसका कैचअप शेड्यूल क्या है? आपके पास बच्चा आता है लेटर ऑन, उसको BCG नहीं लगी हुई है, तो 5 साल तक, दिस इज़ फॉर हाई प्रेवलेंस कंट्रीज़, ये पाकिस्तान इसमें शामिल है, 5 साल तक बिफोर 5th बर्थडे पे नहीं, बिफोर 5th बर्थडे आप उसको रीवैक्सीनेट करेंगे आफ्टर गेटिंग अ Mantoux टेस्ट डन, ठीक है। सो Mantoux टेस्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव होगा फिर आप करेंगे। आफ्टर 5th मंथ अगर MDR है उसकी फैमिली के अंदर है, फिर आप करेंगे, ठीक है। MDR या XDR भी होगा ऑब्वियसली वो, तो फिर आप वो करें। Mantoux लाजमी कराना है। तो अगर वो
पॉजिटिव है फिर ना लगाएं। फिर नहीं, फिर आप लगाएंगे तो वो एक्सीलरेटेड BCG रिस्पॉन्स हो जाएगी ना, वो तो खुद ही प्रॉब्लम करेगी। वो तो उसको लेटेंट टीबी कहेंगे या वो हम उसमें अगली है जनाब ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो देर आर 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। currently we are not vaccinating against type 2. Initially the vaccine was trivalent vaccine against all 3 types, but now the vaccine that is given is only type 1 and type 3 vaccine, bivalent vaccine, because type 2 polio has been eradicated altogether, or there is no need of giving type 2 vaccine. The dose is 2 drops. It is given orally, और इसका जो शेड्यूल है जो EPI के अंदर है वो बर्थ 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, जो वो पहले 3 है पैदाइश पे भी देना है, पहले जो 6, 10, 14 हफ्ते के ऊपर, उसके बाद दैट इज़ इट। और इसकी जगह पे जो हम और कर सकते हैं वो 2, 3, 4 महीने पे, 2, 4, 6 महीने पे हम लगा सकते हैं। आइडियली इसके लिए बूस्टर चाहिए 18 महीने पे, और दूसरा बूस्टर चाहिए 4 से 6 साल के दरमियान। ठीक है, ये इसके तो जो प्राइवेट सेटअप में हम वो करते हैं जो कि प्रॉपर शेड्यूल है जिसमें हमें बूस्टर्स देने होते हैं, उसके अंदर यहाँ पे बूस्टर्स जाने। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे आके पूछता है पेरेंट के जी के इसको जी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पे इसको पोलियो के ड्रॉप मिले, हम दें ना दें। इसको 2 महीने पहले तो मिला था। हर नेशनल पोलियो डे के ऊपर बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पीने हैं, एक्सेप्ट कि अगर उसको इमीडिएटली पिलाए गए हैं। अगर आपके पास आता है आज आपने पोलियो ड्रॉप ला दिए हैं, या नेशनल पोलियो डे पे आज पी लिए हैं, फिर आपके पास आ गया, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ आपने वो करना। 1 महीने चलो जी, SNIDs वो व्हाटएवर जो भी है, जिस एरिया के अंदर वो बच्चा है वो इसलिए करते हैं, इनको मॉपिंग अप बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे वायरस या डिटेक्ट हो जाए, सीवरेज में भी देखते रहते हैं, मुसलसल सर्वेलेंस हो रही है या केस हो जाए जी, वहाँ पे फ़ौरन मॉपिंग अप की जाती है। तो वो देने हैं, उसके अंदर आपने रोकना नहीं है, और उसके अंदर पेरेंट्स को भी गाइड करना है कि वो दें। वो 2 तरीके से, एक तो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा वो वायरस जब वो सिस्टम में से जाता है और निकलता है, एक्सक्रीटा में जाता है और सीवरेज में जाता है, तो वो वाइल्ड पोलियो वायरस को डिस्प्लेस करता है और उसकी जो वैक्सीन वायरस जो है वो आ जाता है। सो इसलिए ये एज अ नेशनल सर्विस हर्ड इम्यूनिटी इज़ अ फिनोमिनन इन विच हम यहाँ पे कितने लोग हैं, फ़र्ज़ करें 30 लोग हैं, हम में से अगर 66% जो हैं इम्यून हो गए, तो बाकी जो है 33% ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएंगे। दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। वायरस क्यों नहीं रेडिकेट हुआ अब तक? So many immunization days have been celebrated. सर मेरा कोई कसूर नहीं सर। हर्ड इम्यूनिटी जो है, ये हर्ड इम्यूनिटी की वजह से आप सारी वो और उसकी बहुत वील सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दैट। उसका कुछ और रीज़न है। उसका रीज़न जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। वो क्योंकि वहाँ पे और हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ के जो कि पॉकेट्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो पाती, और वहाँ से वो इम्पोर्ट, और वो ये जब केसेस ट्रेस होते हैं ना, ये बाकायदा उनको जेनेटिकली ट्रेस करते हैं, उनकी बाकायदा जेनेटिक मेकअप से वो ट्रेस होता है, वो निकलता है उधर से ही है। अब टाइप 2 तो एरेडिकेट हो गया, तो टाइप 1 उसकी मेहरबानी थी। हाँ जी, मतलब उन्हें मेहरबानी की थी, चला गया, बाकी जड़े ने उन्हें कहा ऐसे ही नहीं जाना। हाँ जी, बाकी मेहरबानी की बात कर नहीं, वो अल्लाह से छाड़ते हुए इंज ही है ना कि बंदा ट्रेन रेलवे स्टेशन लाइन तक गया, ट्रेन से खड़ा हो जाएगा जी मैं सूरत यासीन पढ़ लेती है, ये ट्रेन है, मैंने कुछ नहीं कहना, अल्लाह मियाँ ने डबल मारना है, वो इतने भी मारना, आगे भी कहना कि तेन मैं एक दिमाग दिता सी, वो तू इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, चले जाते, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये जो
1 महीने के अंदर दोबारा कोई पीता है पोलियो के, कोई नुकसान नहीं है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। वो आज ही जाते, आज के लिए जाते हाँ। हैं तो इधर से पिला के भेजते उधर जाके पिला रहे एयरपोर्ट पे फिर उनको पिला रहे हैं। हो। और कंबा से इन्ना कौड़ा होता है ना, बच्चे को जबरदस्ती पिला रहे होते हैं। कभी पीता है तुझे? हाँ मैंने पीता है हाँ? बहुत बड़ा कड़वा होता है। मैं तो अगले वो जब मैं रिसेंटली गया था तो अगले दिन तक वो मेरा मुंह से उसका टेस्ट नहीं गया। महीने का मना करने की जरूरत है। हाँ जी, जैसे आपने फरमाया कि अगर वो अगर तो वो पूछ लेते हैं तो आप उन्हें कहें कोई बात नहीं, उसने पी लिया है, इसको ज़रूरत नहीं है। या अगर वो उसके घर में कोई आए, उन्हें वो बता दें कि जी कि अभी रिसेंटली पिया है। अगर वो दे भी दे ज़बरदस्ती, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स में याद रखिए, जो बड़ी हाइप क्रिएट होती है हर दुनिया में, कहते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। जिसका इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, जिसका इफ़ेक्ट होगा उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। और इसका पैरालिटिक पोलियो होता है 1 in 2.7 मिलियन डोजेस, ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि आप वाइडर बेनिफिट के लिए आप रोज़ डिस्प्रिन की गोली देते हैं। आई हैव सीन इन माई हैंड्स अ डॉक्टर्स वाइफ डाइड when she took 1 tablet of aspirin and had hematemesis to such an extent that she died in my hands. So do we stop giving Disprin? No, we don't, because that is not the thing that is. So ये kindly इसके आप advocate बनिए और लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। जो बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर हाइप क्रिएट की गई है ना, वो आपसे भी पेरेंट्स पूछते हैं कि ये स्टेराइल करने के लिए WHO पाकिस्तान ने जेड़ी चीज़ भी है ना उन्हें स्टेराइल कर रोटी प्लांट दी। मतलब मैं मादरत खराब, आई एम वेरी एंटी भुट्टो पर्सन, आई एम सॉरी अगर कोई किसी का मैं जज्बात को हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन भुट्टो ने 2-3 बड़े अच्छे काम किए थे जिसमें रोटी प्लांट की रोटी लगाई थी। उस कमबख्तों को एदी चीज़ वो पाई है, वो मतलब दुनिया पागल हो गई है। वो उस ज़माने में 1 रुपए की रोटी आती थी, वो ना पैकेट आता था, हाँ आयोडीन। 1 रुपए की रोटी के अंदर 5 रुपए की दवाई डालेंगे वो है। तो दूसरा गल है कि जे कोई पा देगा ना तो साढ़े तो रहम ही करेगा जिस हिसाब नाल साड़ी पॉपूलेशन है। खैर नाल कितने बच्चे ने जी? 8 बच्चे ने। हाँ जी, उन्होंने पढ़ाओगे किस तरह आप ही पढ़ जाएंगे। बांग्लादेश में इतने फैमिली में 14 बच्चे होते हैं, वो तो eradicate करके सर जी मेरी हाँ वो जीरो टच कर दिया, वो वही ना, वो कंट्रोल कर उन्होंने अपने दोनों कानों के दिमाग वाली चीज़ जो है ना, सेंटर वाले दिमाग है, उसको इस्तेमाल किया। ये जी इसका होता है एक ये चीज़ देख लीजिए, ये आपकी बहुत सारी वैक्सीन पे होता है एक्सपायरी, ठीक है। इसको जो होता है ना आपकी वैक्सीन की उसके अंदर जब अगर ये इस कलर का हो जाएगा या तो फिर डाउटफुल हो जाती है, और अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये वैक्सीन यूज़लेस होती है, और इस तरीके से इसको देते हैं। और तमाम वैक्सीन जो हम लगाते हैं बाज़ार में, ओरल पोलियो जो आपको मिलता है, ये सारा चोरी शुदा है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेड, दिस इज़ ऑल स्टोलन, दिस इज़ ऑल स्टोलन, इट्स नॉट इम्पोर्टेड। ओरल पोलियो अवेलेबल इन मार्केट, ये सिर्फ ये चोरी शुदा है। पहले आती थी, पहले आती थी, अब की बात कर रहा हूँ। ये पेंटाविलेंट वैक्सीन जो है ये के साथ ही इसका देते हैं। शेड्यूल कैचअप हम बाद में देखेंगे। इंजेक्टेबल पोलियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमने अपने शेड्यूल में इंजेक्टेबल इज़ हाईली इम्यूनोजेनिक, इसकी बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स होती है। क्यों नहीं लगाया करते थे इंजेक्टेबल इसलिए हमारी कंट्री में नहीं लगाते थे कि वो उस बच्चे को वैक्सीनेट कर दिया, उस बच्चे की इम्प्रूव कर दी, लेकिन उसका कम्युनिटी को फ़ायदा नहीं होगा। जबकि जो ओरल पोलियो है वो जैसे पहले मैंने बताया कि वो पास आउट करेगा, वो एनवायरनमेंट में जाएगा, वाइल्ड पोलियो वायरस को डिस्प्लेस करेगा और वो करेगा, तो वो हम डिसएडवांटेज इसके अंदर होती है। अब चूँकि हम इस प्रॉब्लम में पड़े जबकि अब हमने पोलियो की बिल्कुल लास्ट फेज़ में पहुँच गए हैं जहाँ कि हमने इरेडिकेट करना है। अब उन्होंने एक ऐड कर दिया 1 इंजेक्टेबल पोलियो एट 14 वीक्स ऑफ एज, ताकि वो इम्यूनिटी उस बच्चे के अंदर इन्हांस हो जाए और वो जो है उसकी कवरेज, और इसके लोकल रिएक्शन होता है, कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये जो दिए हुए शेड्यूल, ये वो पुराने शेड्यूल हैं कि अगर खाली या वो जो आप प्राइवेट सेटअप के अंदर जाके इंजेक्टेबल लगा रहे हैं इन प्लेस ऑफ ओरल, उसमें ये
2, 3, 4 महीने के ऊपर 18 महीने पे बूस्टर और 5 साल पे बूस्टर। ठीक है, ये उसका कंप्लीट शेड्यूल है। और ये है, ये इमोवैक्स के नाम से आता है और ये इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, डेल्टॉइड पे भी दे सकते हैं, लैटरल थाई पे भी। जी 10 डोजेज होती हैं। दिस कैन बी केप्ट इन फ्रिज। पूना रहेगा इंडिया। वैक्सीनेशन फेलियर के हिसाब से पाकिस्तान किस नंबर पर है? इस वक्त दुनिया में 2 मुल्क हैं जहाँ के पोलियो एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इवन नाइजीरिया से भी क्लियर हो गए। वही मैं आपको गुजारिश की कि हमारा भी फेलियर जो है इस कर्टेसी आप इसके कैचअप शेड्यूल के, अगर आप इसके फिर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है बहुत ज़्यादा। वो ये कितने गलत लाशडी स्लाइड, ये वापस मैं आऊँगा फिर उस पर वो। अच्छा जी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आप सारे फेमिलियर हैं इससे, जो कि विच इज़ पार्ट ऑफ द जो कंबाइंड वैक्सीन्स हैं और सेपरेट भी अवेलेबल है। जो इसकी मेन प्रोड्यूसर थे वो एंजेरिक्स के नाम से GSK करती है, लेकिन इसके बहुत सारे और हैं विच आर ऑल गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे ये होता है, दिस इज़ माई आंसर इज़ अनबायस्ड आंसर, यू विल गेट वेरी डिफरेंट आंसर। ये वैक्सीन बनी हुई है चाइना की, ये ठीक है कि नहीं? ये वैक्सीन बनी हुई है इंडिया की, ये ठीक है कि नहीं? वैक्सीन कैन नॉट बी मार्केटेड unless it is certified by WHO. All vaccine producers have to get a certification from WHO and their batches are randomly checked. So vaccine, whether that is produced in India or in Timbuktu, wherever is होते हैं, वो the problem is not whether that vaccine, the problem is कि उसकी cold chain maintain हुई है कि वो वैक्सीन आई कैसे। इंडिया से जाके कोई हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात तो नहीं जे थे, वो समझौता एक्सप्रेस पे आई है तो वो फिर आपके बच्चे के साथ समझौता ही करेगी। और अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल आई है, WHO ने ली है और उसको गावी ने हमें मार्केट किया है, जैसे BCG आ रही है, जैसे मीज़ल्स वैक्सीन आ रही है, तो वो प्रॉपर कोल्ड चेन उसकी मेंटेन्ड है। ठीक है, सो वो जो स्मगल्ड वैक्सीन है वो ऑब्वियसली इसके शेड्यूल आपको पता है कि 0 डोज देनी है बर्थ पे, जो कि फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर, स्पेशली फर्स्ट 24 में मिले सबसे अच्छा है। फिर उसी तरह 6, 10 और 14 हफ्ते के अंदर ये है EPI शेड्यूल। फिर 6 वीक पे देंगे, फिर 6 वीक पे दे रहे हैं, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए दे रहे थे वो मकसद अब ख़त्म हो गया ना, वो आप वो नहीं देनी। वो अगर मदर पॉजिटिव है, अगर मदर नहीं वो हम वो दैट इज़ नॉट फीजिबल इन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। ठीक है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि अगर, क्योंकि हम है हाई प्रेवलेंस कंट्री फॉर हेपेटाइटिस बी ऑल्सो, तो वो हम प्रिज्यूम करते हैं कि अगर कोई मदर की तरफ से आ रहा है। आगे मैं एक स्लाइड के ऊपर आऊँगा जो कि एज नाउ फिजिशियन वो आपको हेल्प करेगी, वो आगे आनी है स्लाइड। वो जो आपने कोल्ड चेन का फरमाया, वो फिर आम पब्लिक को तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इसलिए आप वैक्सीन जब भी लें तो आप रिप्यूटेबल कंपनी जो है ना उनसे लें। जैसे ये पोलियो पे वो उन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ, हर उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर नहीं हर है। नहीं वो ऐसा कोई वो सिस्टम फिर पता चल जाए कि कोल्ड चेन मेंटेन हुई है जी, वो हर वैक्सीन के ऊपर वो नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का, अगर कहीं हेपेटाइटिस बी जो है मिस हो जाती है, उसका जो शेड्यूल है, तो आपने उसको नंबर 1 को, उसको ब्रांड्स को, अगर कोई आपके पास पहले एंजेरिक्स से लगा के आया और एम्बैक्स लगा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ब्रांड्स कैन बी चेंज। थर्ड डोज जो है, इफ़ इट इज़ गिवन लेस दैन 6 months इंटरवल ऑफ द फर्स्ट डोज, इट शुड बी रिपीटेड। ये रिकमेंडेशन है। कितनी देर बाद? ठीक है, वही। अब इसलिए जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है EPI का, ये उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। गवर्नमेंट देती है 6, 10, 14 हफ्ते में और कहती है थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जो रिकमेंडेशन है CDC, WHO की, सबकी रिकमेंडेशन है कि अगर आपने ये रैपिड शेड्यूल दिया है तो फिर आपको 6 महीने या आपको लेटर ऑन बूस्टर ज़रूर देना है। ठीक है, वो हम चूँकि हम प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हैं तो हमें वो देना चाहिए।
और मिनिमम जो है 6 मंथ्स का उसमें डोज 1 से टाइम होना चाहिए, सेकंड और थर्ड जो डोज 1 से 6 महीने का वो होना चाहिए, और इसकी जो है साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमल से होते हैं जी। 6 महीने से थोड़े दिन ऊपर होने से कोई नहीं, 6 महीने के बाद आप साल पे भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, मतलब कोई नुकसान नहीं। 6 महीने से कम, अगर 6 महीने से कम देंगे तो वो फिर इमीडिएटली नहीं, फिर दोबारा का हाँ जी 6 महीने से पहले एक लग गई बाई चांस। नहीं, आपने लगाई एक डोज, आपने लगाई दूसरी डोज, आपने लगाई तीसरी डोज, और एक महीने के इंटरवल से, तो फिर आपको मस्ट है कि उसके 6 महीने के बाद ज़रूर दें आप, या साल बाद जी। ये वाला वो है। अगर नॉन केस है हेपेटाइटिस बी का, जिसको पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी मदर है, जिसको काला यरकान है, फिर विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ उसको डिफरेंट साइट्स पे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ अवेलेबल इन मार्केट 0.5 ml, और जो है उसकी फर्स्ट डोज लगानी है, ठीक है, और ये फिर उसका शेड्यूल कंप्लीट करना है, और फिर उसको आपने 9 से 12 महीने पे चेक करना है HBsAg और anti-HBs। अगर HBsAg पॉजिटिव है, anti-HBs नेगेटिव है, तो आप नाकाम हो गए। अगर HBs नेगेटिव है, anti-HBs पॉजिटिव है, तो आप कामयाब हो गए। इम्यूनिटी होगी। अगर HBs नेगेटिव है, anti-HBs नेगेटिव है, तो इसका मतलब है उसने इन्फेक्शन तो नहीं की, लेकिन वो इम्यून भी नहीं है, उसका शेड्यूल दोबारा करें। ये क्लियर है बात? 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अगर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गई और anti-HBs नेगेटिव है, इसका मतलब है कि डिज़ीज़ हो गई। अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, anti-HBs पॉजिटिव है, इसका मतलब इम्यून हो गया। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब है कि वो जो है डिज़ीज़ भी नहीं हुई, इम्यून भी नहीं हुआ, उसको आप वैक्सीनेट करें। ये एंजेरिक्स बी वैक्सीन है, आपने देखी होगी। कैचअप शेड्यूल जो है उसके अंदर आपने जब भी इंटरप्शन हो, आपने 3 डोजेस पूरी कर लेनी है, और जो दूसरी डोज़ है वो 4 हफ्ते का पीरियड है, तीसरी डोज़ जो है वो एटलीस्ट 16 वीक्स एटलीस्ट वो के बाद आप लगा सकते हैं। अगर एडोलेसेंट आपके पास आता है, 18 साल तक पीरियाडिक डोज़ है, 18 ईयर्स तक। अगर 11 से 15 साल के दरमियान में आप एडल्ट डोज भी लगा सकते हैं, तो फिर आपको सिर्फ 2 लगाने होंगे। अगर एडल्ट डोज लगा रहे हैं, अगर आप 11 से 15 साल में, फिर 3 डोजेस की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एडल्ट लगा देते हैं। क्लियर है कि नहीं? और वैसे हाँ जी? 016 पे लगाते रहे नहीं, अगर एडल्ट्स में लगाएं तो नहीं एडल्ट नहीं, 15 के ऊपर, 15 साल के ऊपर, तो फिर 3 ही लगाने हैं ना, फिर 3 लगाने हैं। फिर आपको 16 साल का भी आएगा तो वो 3 लगाने हैं। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन जो है इज़ नाउ अ कंपोनेंट ऑफ कंबाइंड वैक्सीन, जो आगे मैं दिखाऊंगा। ये अवेलेबल था अनटिल रिसेंटली एक्टिव के नाम से, और दूसरी कुछ और कंपनीज भी लाती थी, और ये मे बी फिर दोबारा अवेलेबल हो जाए, तो इसलिए ये मैंने इसको किया है। ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जो कि निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, सेप्टिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस का ऑर्गेनिज्म है, उसको एड्रेस करता है। और ये इंट्रामस्कुलर है, इसका वही प्राइमरी शेड्यूल है जो कि बाकी डीपीटी के साथ है, तो ये हम उसी के साथ हम आगे देख लेंगे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स भी वो लोकल ही हैं इसके ज़्यादा। इसका सर बूस्टर लगाना पड़ेगा मस्ट? ये मैं ये डीपीटी के साथ ही सारा डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि वो इकट्ठा होगा ना। क्योंकि नहीं सर, पता क्या है, बिफोर स्प्लीनेक्टमी वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, चलो वो बाद में वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। खाने के बाद हाँ जी। एडल्ट पेशेंट आता है, उसने वैक्सीनेट नहीं हुआ हेपेटाइटिस का, तो पहले उसको हेपेटाइटिस बी स्टेटस चेक करना पड़ेगा। देखिए बड़े, देखिए आई एम नॉट एन एडल्ट फिजिशियन, सो व्हाट आई एम गोइंग टू से मे नॉट बी ट्रू। in countries like Pakistan, where one has to think of economic, I think one can vaccinate, because vaccinating a person who is already hepatitis B positive
would not do anything. It would not help, would not be harmful also. But not vaccinating a person who refuses vaccination because you have ordered some tests which are, he doesn't want to or she doesn't want to do. करवा ले, वो आपकी स्वाबदीद है, वो आपकी स्वाबदीद है, तो करवा। ठीक है सर ये जो BCG है ये लाइफ में एक दफ़ा लगना है? जी, लाइफ में एक दफ़ा लगना है, लेकिन इसकी भी रिकमेंडेशन है, अगर आप जैसे फैमिली के अंदर MDR आ जाता है और बच्चा बड़ा है और मंटूस नेगेटिव है तो आप उसको कर लें। 10 साल के बाद कहते हैं ना इसकी बूस्टर डोज होनी चाहिए। बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो करंट रिकमेंडेशंस है वो आप वो MDR के सिलसिले में कहते हैं, MDR कॉन्टैक्ट है तो फिर आप ये आपकी भी आपको मिल जाएगा इसका हैंड आउट। ठीक है। सो इसका कैचअप शेड्यूल कैसे है कि जब आपके पास बच्चा आया लेटर ऑन, आपने उसको फर्स्ट डोज़ लगा दी उसी वक्त। अगर वो 60 महीने या 60 महीने का मतलब 5 साल से ऊपर है तो फिर फर्स्ट डोज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है। 5 साल से नीचे है तो फर्स्ट डोज़ लगा दें। और अगर वो 7 महीने से 11 महीने का बच्चा है तो फिर 4 हफ्ते के बाद अगली डोज़ होगी। सेकंड डोज़ आपने उसको लगानी है और उसकी उम्र जब सेकंड डोज़ लगाई तो 2 साल हो गई, 1 साल से कम हो गई। ठीक है। तो फिर आपने जो थर्ड और फाइनल डोज़ लगानी है वो 4 हफ्ते या 12 से 15 महीने की उम्र पे, विच एवर इज़ लेटर। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास हैंड आउट होगा, आप इसमें से देख लेंगे। ठीक है। अगर जब आप उसको देते हैं, सेकंड डोज़ देते हैं तो वो 12 महीने या उससे क्रॉस कर गया, फिर 8 हफ्ते का की पीरियड और आपने थर्ड और फाइनल डोज लगा दी। ठीक है। यहाँ पे 4 हफ्ते, यहाँ पे 8 हफ्ते। अगर वो आपके पास फर्स्ट डोज जब लगाता है तो वो 12 से 14 महीने की एज पे आया था, उससे पहले उसे वैक्सीन नहीं लगाई, फिर 8 हफ्ते के बाद सेकंड डोज लगा दें, फाइनल हो गई। अगर वो 15 महीने या उसके बाद आता है तो उसको जो है आपने सिर्फ एक ही डोज लगानी। ठीक है। तो ये है इसका कैचअप शेड्यूल। 5 ईयर के बाद ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 5 ईयर के बाद हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इंसिडेंस जो है ना नहीं होता। हाँ जी, वगैरह तो हो सकता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से नहीं होता। ठीक है। ये चीज़ है इसकी। हाँ जी सर, वो उसका जो होती है ना, ये ऑर्गेनिज्म फर्स्ट 4 ईयर्स के अंदर करता है इन्फेक्शन ज़्यादा। सर जी को पानी थोड़ा सा मिल जाएगा। अच्छा, ये अब सारे लफ्ज़ आप देख लीजिए। DTP, डिफ्थीरिया, टेटनस, पर्टसिस। और इस DTP के अंदर जो वैक्सीन है वो होल सेल टाइप है। जो गवर्नमेंट लगाती है वो ये वाली है। प्राइवेट सेटअप के अंदर भी ये मिलती है स्मगल्ड इंडिया से। ये बड़ी अच्छी वैक्सीन है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है। जो WHO है वो कहती है कि जो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ है वो DTP लगाए क्योंकि दिस इज़ बेटर इम्यूनोजेनिक वैक्सीन। प्राइवेट सेटअप के अंदर मसला ये होता है कि आपने वैक्सीन लगाई और बच्चे को पड़ गए फिट्स, तो फिर आपको भी पड़ गए फिट्स, क्योंकि सिटी 42 में फिर आपकी हो जाओगे, फिर हम हाँ जी ज़्यादा टीका ला दें। डॉक्टर ने मुबैना तौर पे मरीज़ को गलत टीका लगा के उसको दौरे पड़वा दिए। हाँ जी, हाँ, मीडिया वाले आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगला हेल्थ केयर कमीशन पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर लगा के तो साथ क्या लगाता है कि मैंने ज़हर का टीका। मेरे को एक आया ना, वो तो जर्नलिस्ट आया, मैं बच्चा जो देखे, मैं यार मैंने एक गल दस, मैं कि यार मैं तुसी लिख देना मुबैना तौर पे डॉक्टर ने गलत टीका लगा के मरीज़ को मार देना। मैं क्या इमेजिन कर, एक डॉक्टर है कुर्सी पर बैठा है, हाथ च उन्हें टीका पड़िया, उत्थे लिखा गलत टीका, वो इंतज़ार कर रहा है कि मरीज़ आए तो सही, मैं उन्होंने लावां टीका तो फिर उन्होंने मैं फड़का के रख दा। मैं क्या यार
मतलब एथिक्स को छोड़ दो, मैं कि दुनिया में उससे पागल इंसान कोई नहीं होगा जो कि अपने रिस्क पे लात मार रहा है। क्योंकि आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने इलाज से, तो मीडिया की खबर से सर आपके पास अगला पेशेंट क्यों आएगा? वाई वुड समबडी डू इट? मतलब उससे अहमक इंसान कोई भी नहीं होगा। वो हंसने लगा, कहना डॉक्टर की खबर तो हैं जी बंद ही है ना। हाँ जी, सनसनी बनाते हैं। तो ये अच्छा, अब जो ज़्यादा हम जो प्राइवेट सेक्टर में लगाते हैं वो AP है, विच इज़ ए सेलुलर पर्टसिस, जैसे कॉम्पोनेंट वैक्सीन। ये कम इम्यूनोजेनिक होती है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, ठीक है। और दुनिया में जहाँ मुल्कों में बहुत जहाँ पैसा ज़्यादा है और डिज़ीज़ कम है वो लगाते ही हैं। कॉम्बिनेशन 2 तरह के आते हैं, ये आजकल अवेलेबल नहीं है। पेंटावेलेंट प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में है। इसके अंदर इनके अलावा हिब और हेपेटाइटिस बी है। हमारे पास आजकल हेक्सावेलेंट है, हेक्साक्सिम से के नाम से, जिसमें साथ इंजेक्टेबल पोलियो भी है, ठीक है। और इसका जो शेड्यूल है, जो EPI है, वो 6, 10, 14 हफ्ते और उसके बाद फिर 4 साल पे। और दूसरा जो शेड्यूल जो आप यूज़ कर सकते हैं वो 2, 3, 4 या 2, 4, 6 महीने पे, 18 महीने पे बूस्टर, और 5 साल जो कि 4 से 6 साल की उम्र में सेकंड बूस्टर, जो कि इसका बेहतर शेड्यूल है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर लोकल रिएक्शन, परसिस्टेंट फीवर और इंसिस्टेंट क्राइंग, जो कि पर्टसिस की इसके अंदर होता है, इसमें नहीं होता। एनाफिलैक्सिस हो सकता है, एन्केफेलोपैथी हो सकती है, ठीक है। सो ये वो हैं जो कि थोड़ा जिनसे कि हम डरते हैं, और इसलिए एन्केफेलोपैथी का कितना एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे नहीं पता, लेकिन इतना भी अनकॉमन नहीं है इसके अंदर के, जो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे ये जो इंसिस्टेंट क्राइंग होती है ना, ये भी इट्स माइल्डर का फॉर्म ऑफ एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। बच्चे वो हाथ पांव फूल जाते हैं अगर वो बच्चा एक्सेसिव क्राइंग के साथ, आपको पता नहीं है कि ये आगे क्या इसका आउटकम होगा। आपके एक्सपीरियंस में कोई कितने आते हैं बच्चे? हमने तो बहुत अर्सा हो गया ये छोड़ दिया ना लगाना। पहले जब ये लगाया करते थे तो आया करते थे बच्चे, हम तो ये लगाते हैं, DTAP लगाते हैं। हाँ, ये मुख्तलिफ हैं। ये जो गवर्नमेंट सेटअप के अंदर अवेलेबल है, ये हेक्साक्सिम जो है ये आजकल अवेलेबल है। पेंटेक्सिम शायद दोबारा आ जाए, ये आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये भी नहीं है। इन्फेनिक्स हेक्सा जो यही आइडेंटिकल है, ये GSK की है, और ये वो है उसकी स्नोफी की है। और ये GSK बूस्ट्रिक्स ले आया है, और बूस्ट्रिक्स है TDAP जो कि 7 साल से ऊपर जब लगाते हैं तो फिर रिड्यूस हाफ डोज उसमें होती है डिफ्थीरिया, और हाफ डोज उसमें होती है पर्टसिस, ठीक है। ये 7 साल से ऊपर? 7 साल से ऊपर। और किस एज तक? हाँ, जी, एडल्ट्स में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एडल्ट्स में पहले ये कहा जाता था कि 10 साल के बाद आप TD यूज़ करें, ठीक है। TD इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, बहुत अरसे से अवेलेबल नहीं है। TD के जगह पे अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं और आप समझते हैं कि एन्सेफेलोपैथी, तो फिर आप खाली टेटनस लगाएं। स्मॉल डी, हाँ, वो नहीं। ये जनाब इस पर ज़रा गौर कर लीजिएगा, ये इसका कैचअप शेड्यूल है। और चूँकि हिब इसके साथ मिली हुई है तो फिर हिब को भी इसी में आप फॉलो करें। और ये क्या है जनाब कि आपने 6 साल से कम का बच्चा है तो क्या करना है, और 7 साल से ज़्यादा बच्चा आपके पास आया, बच्चा आ गया आपके पास 3.5 साल का, कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई है, पहली वैक्सीन लगा दें, 4 हफ्ते के बाद दूसरी लगा दें, 4 हफ्ते के बाद तीसरी लगा दें, 6 महीने के बाद चौथी लगा दें, और 5वीं डोज़ आपने लगानी है 6 महीने के बाद। लेकिन अगर जो 4th डोज़ है वो 4 साल के बाद लगी है तो फिर आपने 5वीं नहीं देनी। जब आप अपना शेड्यूल लगा रहे हैं और आपकी चौथी डोज़ 5वें साल के बाद चली गई है कैचअप में, तो फिर आपने 5वीं डोज़ नहीं लगानी। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन है
तो फिर आप 5वीं डोज लगाएंगे 4 साल से कम अगर लगी है। लेकिन वो तो हिप के लिए बेसिकली है सर ये टोटल वो चूँकि हाँ उस जी पीडियाट्रिक डोज तो 12 ईयर तक नहीं, तो आप 18 ये वो तो आप 7 दवाइयों साल की डोज 7 साल से नहीं 7 से पीडियाट्रिक डोज नहीं, वो आम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। वो 12 ईयर एंड एडल्ट लिखा होता है, नहीं एडल्ट डोज देते हैं। यहाँ पर नहीं वो मैं आपको सर एक और गुजारिश कर दूं कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है पीडियाट्रिक एज ग्रुप का। पीडियाट्रिक एज ग्रुप इज़ 18 ईयर्स और 19 ईयर्स, WHO की डेफिनेशंस हैं। ये जो 12 साल 13 साल 14 साल है ये दीज आर नॉट, हाँ ये बाकायदा मेडिसिन वालों ने ये रखी रेगुलेशन है। प्रिंसिपल ड्रग डोजेज का पीडियाट्रिक्स में होता है कि व्हेन एवर यू रीच द एडल्ट डोज देन यू स्टॉप ओवर देयर। ठीक है, आपने कहा कि 18 साल और 19 साल 2 डेफिनेशन पीडियाट्रिक ही रहेगा। जी। जैसे हेपेटाइटिस बी है 18 साल तक। नहीं वो मरीज़ जो उसको पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक डोज कैटेगरी पीडियाट्रिक कंसीडर होगा। जी उसमें 12 साल से ऊपर सर मैं तो वो बात आप कहूँगा आप जाके गूगल कीजिए WHO की UNO की 1979 में एक हुआ था अलमाता कॉन्फ्रेंस, वो हुई थी राइट ऑफ चाइल्ड कॉन्फ्रेंस। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है जो लीगल इशू पे होती है, तो जब भी लॉ जैसे आप कभी एफिडेविट लिखते हैं तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हैं कि जी पार्टी ए ये है पार्टी बी है। तो सबसे पहले चाइल्ड को डिफ़ाइन किया गया और सबसे पहला उसका जो क्लॉज है उसमें यह है कि द चाइल्ड इज़ अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर WHO में कुछ जगह पे उन्होंने 19 की भी डेफिनेशन दी हुई है। WHO ज़्यादा प्रेवलेंट जो है वो 18 ईयर्स है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये था कि 12 साल से ऊपर लिखा होता है कि आप एडल्ट डोज दें। वो डोज़ की मैंने गुजारिश की है कि डोज तो इवन 10 साल पे भी एडल्ट हो सकती है। अच्छा, क्योंकि अगर आप रीजन जब आप उसमें पहुंचेंगे वो इसकी सर गुजारिश ये है डॉक्टर साहब, जो 12 से 18 साल का पीरियड है वो एडोलेसेंस है, विच इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इज़ नॉट स्पेशलिटी ऑफ एडल्ट मेडिसिन। जब आप किताब उठा के देखें ना, लीगली भी 18 साल तक, लीगली भी 18 साल तक और मेडिसिन के हिसाब से, क्योंकि एडोलेसेंस के स्पेशल इश्यूज होते हैं हेल्थ के जो कि पीडियाट्रिशियन के डोमेन में आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आप हिप कह रहे हैं इसमें शामिल है क्या? तो इसका उसमें एप्लीकेशन में नहीं है वो नहीं ये मैंने आपको बताया कि ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसके साथ ये कॉम्बिनेशन का पार्ट है ना। अच्छा, तो हिप अलग साथ देना पड़ेगा? नहीं इसके अंदर ही है, उसमें शामिल है, इसके अंदर ही वो शामिल है। एक्स्ट्रा जो हाँ इसके साथ ही इकट्ठा ही आता है ना, अलग नहीं आता, इकट्ठी आ रही है। इकट्ठी आती है। ठीक है, अगर बच्चा 7 साल के बाद आपके पास आता है और जो है पहली डोज के बाद 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जो उसको फर्स्ट डोज है उसने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में लगवा ली थी, माँ ने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में फर्स्ट डोज लगवा दी, उसके बाद उसने नहीं लगवाई। दूसरा बच्चा वो है जिसकी फर्स्ट डोज जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के बाद लगी, वो बेशक 7 साल की उम्र पे लगी, बेशक 2 साल की उम्र पे लगी। इसके अंदर आपने थर्ड और फाइनल डोज देनी है, और अगर फर्स्ट ईयर के अंदर लगी तो फिर इसने आपने 4 डोजेज़ देनी। ठीक है, ये है न्यूमोकॉकल वैक्सीन। न्यूमोकॉकल वैक्सीन 2 तरह की वैक्सीन होती हैं। एक प्रोटीन कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि बच्चों में रिकमेंडेड है, एक है पॉलीसैकेराइड न्यूमोकॉकल वैक्सीन। ये आती थी, अभी रिसेंटली आनी बंद हो गई, ये न्यूमो 23 के नाम से आती थी। इसमें 23 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है, इसकी चाइल्डहुड इम्यूनोजेनिसिटी कम है। जो बच्चों में रिकमेंडेड है वो प्रोटीन कॉन्जुगेट वैक्सीन है। ये जो सबसे पहले मार्केट हुई थी ये 7 स्ट्रेन के अगेंस्ट हुई थी, उसके बाद मार्केट वो कर दी उन्होंने, अपग्रेड कर दी 13 स्ट्रेन्स में, और अब इसको फर्दर भी और स्ट्रेन्स ऐड कर रहे हैं, चंद महीनों में आ जाएगी वो। ये प्रेविनार के नाम से आती है। जबकि एक और है जो कि GSK करता है जिसमें 10 स्ट्रेन्स हैं, उसको सिनफ्लोरेक्स के नाम से आती है। ये कहते हैं कि ये इन्फीरियर है, ये कहते हैं जी कि हम इन्फीरियर नहीं है, ये 10 स्ट्रेन्स कॉमन है, बाकी आपकी स्वाबदीद है। गवर्नमेंट ये लगाती है, प्राइवेट ज़्यादा लोग ये लगाते हैं।
तो दिस इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ये थोड़ी सस्ती होती है। सो ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये 10 स्ट्रेन होते हैं जिनके अगेंस्ट बच्चों में इनको प्रोटेक्ट करना है। और इसका शेड्यूल भी वो DPT के साथ ही चलेगा इनिशियली, लेकिन ये 18 महीने के बाद कोई बूस्टर नहीं होगा इसका बूस्टर 5 साल पे नहीं होगा, ठीक है। इसका सिर्फ एक बूस्टर है। इसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, इसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी सारी नहीं है, क्योंकि एडल्ट में वो नहीं वो लगाते हैं प्रेविनार, हम लगाते हैं आफ्टर 60-50 जो है जी, वो बिल्कुल रिकमेंडेड है। उसके अंदर एक और वो है इशू, वो जो मैं इसका ये है दोनों जो अवेलेबल है, ये इसका कैचअप शेड्यूल है। इसके अंदर एक चीज़ आएगी जो आप साथ अभी शेयर करेंगे आपके क्वेश्चन। ये हो रहा है या साहब, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा। है तो मैं उल्टी सीधी गल्ला भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है नहीं, और वो डिलीट कर देना, लाइव जा रही है। फेसबुक पे लाइव जा रहा है। अच्छा, उसको ज़रा काट कूट देना ठीक है। अच्छा, पहुँच जाएगी। ये भुट्टो ने जो कहा था ना वो नहीं आपने, वो नहीं कहा रहे, इसको काट दो। हाँ, सही, ठीक है, तौर पे ऐसी बातें की हैं ठीक है। अच्छा जनाब, जो कैचअप शेड्यूल है कि आप जब भी आएगा आपके पास बच्चा और आप उसको फर्स्ट डोज लगा देंगे, उसके बाद अगर ये फर्स्ट डोज फर्स्ट बर्थडे से पहले था ना 2, 3, 4 महीने या 6, 10, 14 हफ्ते में, उसके बाद अगर वो लेट आए और फर्स्ट बर्थडे से पहले आपको उसने फर्स्ट डोज लगा दिया, तो 4 हफ्ते के बाद आप दूसरी डोज लगा दें। और उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या उसकी एज 12 महीने से कम है, और जो फर्स्ट डोज लगी थी, जो सेकंड डोज लगी थी वो 7 महीने से कम थी, तो फिर आप 4 हफ्ते के बाद तीसरी डोज लगा देंगे। अगर जो प्रीवियस डोज थी वो 7 और 11 महीने के दरमियान लगी थी, तो फिर 8 हफ्ते के बाद लगाएंगे और थर्ड होगी और फाइनल डोज होगी। ये प्रिंट तो रखने चाहिए। ये मैंने कहा प्रिंट रखें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी इसकी वो मैं बताता हूँ। हम समझते हैं ना कि याद करके रखना और अपने दिमाग से करना, और अगर कोई प्रोफेसर किताब से देख करेंगे, यार नलायक प्रोफेसर है ना, तो पढ़ के इलाज करता है। आई वर्कड इन कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। मेरा कुछ इंटरेस्ट हीमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में, तो मैंने एक जगह पे उस जगह पे काम किया, और जो मेरी बॉस थी was one of those persons who were developed protocols। तो हमारे राउंड पे साथ एक ट्रॉली चलती थी जिसके ऊपर प्रोटोकॉल्स पड़े होते थे। हर पेशेंट के ऊपर वो कहती थी खोलो प्रोटोकॉल, पढ़ती थी और फिर उसके बाद ऑर्डर करती थी। तो मैंने उससे कहा कि यू हैव डिवाइस दीज प्रोटोकॉल्स, व्हाई डू यू रीड देम? She was so angry with me and said that, doctor, you are so careless that you want to risk the life of patient on your memory. Every time you should read. ठीक है, हम समझते हैं कि हम सब गलती कर सकते हैं, वी कैन ऑल। ये देखें हमने यूके में फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो वो प्रोटोकॉल कहते हैं। आप BNF आपके पास होती है, आप BNF खोलते हैं, आप वो देखते हैं, ठीक है। तो वो चूंकि उनके पास सामने मेरी जो इनिशियल ट्रेनिंग थी वो मेयो अस्पताल की थी, जब मैं जहाँ पे वो किया, हमारे प्रोफेसर शौकत रज़ा साहब थे। हर हमारे डॉक्टर के पास एक डायरी ज़रूर होती थी जिसके ऊपर हमने डोजेस लिखी होती थी, और वो हमें जेब में रखनी होती थी, और वो अक्सर चेक किया करते थे, तुम्हारी डायरी दिखाओ मुझे कहाँ पे। आपका ये साहब साहब भी उधर ही उन्होंने वो किया। तो वो इसलिए ये रखें और इसको देखें। और दूसरी बात ये है कि ये कोई वो सहीफ़ा तो है नहीं, सहीफ़ा हुमायूनी, तो ये रिकमेंडेशंस चेंज होती रहती हैं और चंद महीनों के बाद नहीं आ जाएंगी। तो ये वो हैं जो आज तक हैं, और इसमें भी एम्बिग्विटी हो सकती है। तो अगर ये वाला सिचुएशन थी, तो फिर उसके बाद अगर जो 3 डोजेज हैं दे आर रिसीव बिफोर 12 मंथ, और हाई रिस्क पेशेंट है जो हमारे होते हैं, तो फिर 8 हफ्ते के बाद चौथी डोज़ लगा दें। लेकिन अगर उनमें से कोई एक डोज़ 12 महीने के बाद चली गई है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है चौथी डोज़ लगाने की। और जो रिकमेंडेशन है जो अगर अवेलेबल हो जाए, वो ये है कि जब आप ये शेड्यूल कंप्लीट कर लें तो उसके 8 हफ्ते के बाद कभी भी उसको जो 23 स्ट्रेन वाली है वो भी एक लगा दें, ताकि उसकी जो रह गई हैं वो भी वो कवर हो जाए।
जल्दी जल्दी करते हैं आगे। रोटा वायरस है, रोटा वायरस जो है उसकी 2 डोज जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये 6 और एक उसके 6 वीक्स और उसके 4 हफ्ते के बाद होती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रोटा वायरस के अंदर ये है कि रोटा वायरस अगर 8 महीने का बच्चा हो, अगर उस ऊपर चला गया, जो करंट रिकमेंडेशन है कि उसके ऊपर आप नहीं लगाएं दें, फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो रोटा वायरस का होता है वो फ़ायदा। तो इसमें सारी यही बात है जो आगे कैचअप के अंदर भी वो आएगी। ये रोटारेक्स के नाम से आती है, ओरल वैक्सीन है, पिलानी होती है ये, ठीक है। तो यही वो बात मैंने आपको बताई है। मीज़ल्स वैक्सीन, मीज़ल्स पाकिस्तान के शेड्यूल के अंदर है, ये भी मल्टी डोज होती है। एक जब वाइल के अंदर 10 डोजेस होती हैं और ये आपने सबकुटेनियस या इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से दी जा सकती है। जो हमारा शेड्यूल है 9 महीने और 15 महीने पे है। आप लोग जो प्राइवेट सेटअप में लगाते हैं, आप 9 महीने पे मीज़ल्स लगा दीजिए, उसके बाद आप MMR पे चले जाएं। वो MMR जो है उसके अंदर मीज़ल्स आ जाएगा। 6 महीने पे भी लगा रहे थे उसकी, 6 महीने पे इसलिए लगा रहे थे कि मीज़ल्स एपिडेमिक थी। एपिडेमिक 9 महीने से कम इसलिए नहीं लगाते कि मैटरनल होती है ना, इम्यूनिटी है। ये भी वो जो है ना इस्लामी जमहूरिया इंडिया की। MMR अवेलेबल है? हाँ जी, MMR भी आजकल अवेलेबल नहीं है। MMR भी आपको इंडिया की स्मगल्ड मिलती है। अच्छा, स्मगल में, ठीक है, मतलब नाल असी उन्होंने गाला देते नाल ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ भी कोई हाल नहीं। हाँ जी, किताबें भी उनकी पढ़ती, मैं खुद उनकी किताबें पढ़ता हूँ। वहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल में देखा है अमेरिका को एक वो लिपिटार बना के 4-5 साल पहले आई थी। अभी रिसेंटली जो वालसाइटन है वहाँ पे अमेरिका में एक सर वो तो ड्रग्स है ना, उनके अंदर जो वैक्सीन है ये WHO के उसके बगैर नहीं निकल सकती। जो प्रॉब्लम आ रही है ना जो इंडिया की वैक्सीन में, वो DPT की थी, क्योंकि उसकी होलसेल वैक्सीन है तो वो उससे रिएक्शंस होते थे। MMR का भी वही, MMR जो है वो आप पहली डोज 12 से 15 महीने पे लगाते हैं, ये 4 से 6 साल पे दोबारा देनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि कॉलेज एंट्री के ऊपर आप दोबारा उसको लगाएं, और ख़ास तौर पे लड़कियों में, बिकॉज ऑफ रुबेला, क्योंकि जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगी। ये जो स्टूडेंट जो जा रहे होते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उनको वो कहते हैं लगवा के आए, लगी भी है पहले। ठीक है। MMR किसी वक्त यहाँ पाकिस्तान में भी MMR-V के नाम से भी थी, जिसमें के साथ चिकन पॉक्स भी ऐड थी। GSK वाले मार्केट कर रहे थे, वो भी नहीं आ रही आजकल। खाली चिकन पॉक्स भी नहीं आ रही, खाली चिकन पॉक्स भी अब सिर्फ चाइना की कहीं कहीं से मिल जाती है। तो ये चाइना की है आजकल। इसका जो शेड्यूल है, पहली डोज़ आप 12 से 15 महीने पे और 4 से 6 साल पे दूसरी डोज़ है, लेकिन ये 3 महीने के बाद लगा सकते हैं पहली डोज़ के। जैसे अगर आपको एपिडेमिक मिल रही है, अगर बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं, तो आप फिर 3 महीने के बाद अगले बच्चे को लगा दें। ये गवर्नमेंट नहीं लगा रही। दूसरा ये किसी बच्चे को हो चुका हो, जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है ना उसकी, तो फिर ज़रूरत नहीं है। माँ को क्लियर नहीं होता बात का कि जी पहले हुआ था, पता नहीं दाने फिर लगा दें, कोई नुकसान तो नहीं है। हाँ, लगा दें। क्योंकि वो शक में भी है, अगर शक है तो फिर तो लगा दें, क्योंकि वो इसका नुकसान तो नहीं है ना। वो हर्पीज जोस्टर से भी बच जाएगा अगर उसको नहीं लगी हुई तो कैचअप शेड्यूल जो है वो 2 डोजेस का है। अगर कभी जैसे मिस होती है, किसी एज पे आता है, तो आप 2 डोजेस 1 महीने के 3 महीने के इंटरवल से आप लगा सकते हैं। और अगर 13 साल से ऊपर बच्चा है तो फिर 4 हफ्ते 3 जो है ना वो 1 महीने का पीरियड आप। हेपेटाइटिस A इज़ अगेन नॉट अवेलेबल, विल बी अवेलेबल शॉर्टली। और इसकी जो है उसी तरह फर्स्ट डोज बिटवीन 12 and 15 मंथ्स है, और सेकंड डोज जो है वो 6 से 12 महीने के दरमियान नेक्स्ट जो होती है डोज। अब इसमें भी जो बच्चे अब जिनको हो चुका है हेपेटाइटिस A, उनको ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी आप वो आर्ग्यू कर सकते हैं ना कि एनेक्टेरिक भी होता है, तो लेकिन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप लगा सकते हैं। कैचअप शेड्यूल वैसा ही है। टाइफाइड वैक्सीन, अगेन टाइफाइड वैक्सीन दुनिया में 2 तरह की अवेलेबल है, इंजेक्टेबल, ओरल। ओरल इज़ नॉट करंटली अवेलेबल इन पाकिस्तान। इंजेक्टेबल जो है इज़ अवेलेबल,
और ये 2 साल के ऊपर आप मिनिमम लगाते हैं और फिर एवरी 2 to 3 ईयर्स जो है ये लगानी होती है. दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वैक्सीन, डज़ नॉट कैरी वेरी हाई रेट ऑफ सीरो कन्वर्जन, तो इसलिए इसके बाद भी टाइफाइड हो सकता है. ये जब भी आप लगाएं अपने वो दे दें, क्योंकि वो कल आपसे लड़ने आ जाएंगे कि डॉक्टर साहब ने वैक्सीन भी लगाई है और इसको फिर भी टाइफाइड हो गया. तो 2 साल से नीचे नहीं लगाना. नहीं, 2 साल से नीचे नहीं रिकमेंडेड है, 2 साल की. ठीक है. लास्ट वैक्सीन नहीं, सेकंड लास्ट वैक्सीन मेनिंगोकोकल वैक्सीन है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, मिनेक्ट्रा के नाम से, क्वाड्रिवेलेंट है ACYW के, और इसकी भी 2 डोजेज़ रिकमेंडेड हैं 9 से 23 महीने के दरमियान. मिनिमम पीरियड 9 महीना, 23 महीने, 2 डोजेज़ 3 महीने के वक्फे से आप लगा सकते हैं. रूटीन में लगनी चाहिए आप बच्चे को. ये चूँकि जो मेनिंगोकोकस है ये स्पोरेडिक होता है, ये वो नहीं होता, एंडेमिक नहीं है सच. और अगर इसकी अगर आ रही हैं कोई माइनर एरिया में फिर तो आप ज़रूर लगाएं. लेकिन मतलब कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है ना, बहुत सारी वैक्सीन आप लगा रहे हैं तो महंगी आती है. ये तो उनके लिए तो कंपलसरी है ना, हाथ पे जो जी जा जी रहे होते उनके हैं. लिए कंपल्सरी. अगर टाइफाइड हो गया बच्चे को जी फिर भी लगाएं. माँ कहती है जी किसको पिछले हफ्ते टाइफाइड हुआ है, नहीं वो तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें, लेकिन लगाएं ज़रूर, वो लगानी ही चाहिए. लगानी चाहिए. उसको महीना 2 कर वो आपको करके. और लास्ट है जी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी दुनिया में 2 तरह की आती है. लाइव एटेन्यूएटेड है जो कि इंट्रानेज़ल होती है, ये पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इंजेक्टेबल. और इसका जो बच्चा 35 महीने से कम है उसका 0.25 ml है, और 36 महीने से ऊपर यानी कि 3 साल या उससे ऊपर है वो 0.5 ml है. और इसके अंदर फर्स्ट टाइम 2 डोजेज़ लगानी है 1 मंथ अपार्ट, 8 साल से कम बच्चे को, और फिर उसके बाद आपने 1 डोज लगानी है पर ईयर, हर साल. अक्टूबर में आ जाती है. हाँ ठीक है जी. सो ये हैं कुछ ये